तो पार्ट 22 की शुरुआत होती है 4 साल पहले हेइन और हिनवू के एक डेट से। दोनों एक एक्वेरियम में आए थे, लेकिन यहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं था। जो देख हिनवू कहता है कि कितनी अजीब बात है, आज यहाँ पे कोई नहीं है। लोग इस जगह को डेटिंग के मामले में बेस्ट बताते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है। हेइन भी कहती कि हाँ बात तो सही है, लेकिन असल में हेइन नहीं आज के लिए पूरा एक्वेरियम बुक किया था। तभी हिनवू को यहाँ पे एक रोमांटिक गाना सुनाई देता है। तो वो कहता है कि नॉर्मली तो यहाँ पे हैप्पी वाले सॉन्ग बजते हैं, जैसे लिटिल मरमेड मूवी के गाने, पर ये गाना थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। ये बोलते हुए वो थोड़ा ब्लश करने लगता है। हिनवू सामने की ओर मछलियों को देखने जाता है। हेइन पीछे मुड़कर कैमरे में घूरती है और उन्हें गाना चेंज करने का इशारा करती है। सिक्योरिटी रूम में 2 बंदे बैठे थे, उसका इशारा समझ जाते हैं और इस गाने को चेंज कर देते हैं, जो थोड़ा लाइट हार्टेड रोमांटिक सॉन्ग था। और ये गाना हिनवू को काफी पसंद आता है। तो हिनवू उससे कहता है कि पता नहीं आजकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसे पूरी कायनात हमारे साथ है। आज हम लोग एक फेमस रेस्टोरेंट में गए थे, पर वहाँ भी हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अम्यूजमेंट पार्क गए थे, वहाँ भी हमारे अलावा और कोई नहीं था। लगता है पूरी कायनात हमें मिलाना चाहती है। जो ऑब्वियस सी बात है कि हेइन ने ही सारी जगह बुक करवाया था। हेइन भी स्माइल करते हुए हाँ कहती है। हिनवू कहता है कि अब जब पूरी कायनात हमारे साथ है, विल यू मैरी मी? ये बोल के हिनवू घुटने में बैठ जाता है और एक रिंग निकालकर हेइन को ऑफिशियली प्रपोज करता है। जो देख हेइन भी सरप्राइज्ड होती है और वो हैप्पीली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों ही इस टाइम बहुत ही ज्यादा खुश थे। इस टाइम पर हिनवू को हेइन की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था वहीं से शुरुआत होती है। हेइन पिछले 5-6 दिन का सब कुछ भूल गई थी। जो देख हिनवू रो पड़ता है। हेइन उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? हिनवू उसे सॉरी कहता है। हेइन कहती है पर किस लिए सॉरी बोल रहे हो? हिनवू अभी भी रो रहा था, इसीलिए हेइन उसे गले लगा लेती है और उसे कंसोल करते हुए कहती है कि क्या हो गया, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ एंड आई लव यू। पर हिनवू तो रोए जा रहा था, पर हेइन उसे कंसोल करती है। कुछ देर बाद हिनवू से कहता है कि आई विश ये पल कभी खत्म ना हो। आई विश तुम इसी तरह मुझे देखकर स्माइल करो और तुम्हें सच जानना ना पड़े। हेइन पूछती है कैसा सच जो मुझे नहीं पता? हिनवू बताता है कि शॉक्ड मत होना, पर हम लोग जर्मनी जाकर आ चुके हैं। तो सुन हेइन हैरान होती है, तो उससे पूछती है क्या मेरा इलाज हो गया? हिनवू बताता है नहीं, तुम अभी इलाज के लिए तैयार नहीं हो। हेइन थोड़ा शॉकिंगली कहती है कि मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ? अगर इसी तरह मेरी सारी मेमोरीज चली गई तो? ऐसे ही मैं बीमार हूँ और ऊपर से ये मेमोरी लॉस। हिनवू कहता है कि बीमार ना हो तभी ऐसा टाइम आता है जब इंसान सब कुछ भुला देता है, जैसे मैं सब कुछ भूल गया था। हेइन पूछती क्या हो गया, क्या कोई और बात है जो मुझे नहीं पता? तो हिनवू से रोते हुए सच बता देता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला था, इस बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं था। जो सुन हेइन शॉक्ड होती है। हिनवू बताता है कि जर्मनी में तुम्हें इस बारे में पता चला, तब से हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। हेइन को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। कहती है अगर तुम मुझे डिवोर्स देने वाले होते और मुझे पता होता तो अब तक तुम यहाँ सही सलामत खड़े नहीं होते। तुम्हारे हड्डी पसलियां तोड़वाकर तुम्हें बाहर फेंक देती, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो और अगर ऐसा मजाक किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। हिनवू कुछ कहने जाता है पर हेइन कहती कि पता नहीं कब से क्या बकवास कर रहे हो तुम और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हिनवू कहता है कि फिर याद करने की कोशिश करो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है और फिर तुमने मुझ पे कितना गुस्सा किया था। हेइन कहती है मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, लेकिन तभी हेइन को वो याद आता है जब हिनवू ने उसे कहा था तुम्हारे साथ रहना नरक से कम नहीं था। तुम कैसी लड़की हो तुम खुद भी जानती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ा। तुम्हारे साथ आराम से एक अमीरों वाली जिंदगी जी सकता था, पर मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला क्यों किया पता है? क्योंकि तुम्हारे साथ रहना अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सबसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पर हिनवू से और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे पता चला तुम मरने वाली हो, इसीलिए मैंने ये सब किया था कि शांति से मुझे डिवोर्स मिल जाए। पर मैं पकड़ा गया और मेरा प्लान बर्बाद हो गया। तो अगर तुमने मुझ पर बिना कोई एक्शन लिए जस्ट मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। क्या तुम ऐसा करोगी? ये याद आते ही हेइन पीछे हट जाती है। हिनवू उसे समझाने जाता है पर हेइन कहती है मुझे याद आ गया कि तुम मुझसे कितना नफरत करते हो। तुमने सोचा था मुझसे शादी करके आराम से जिंदगी बिताओगे, पर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे डिवोर्स देने का प्लान बनाया। मेरी ऐसी हालत देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी ना? तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया था पर मैं भूल गई थी और तुमसे फिर प्यार से बात कर रही थी। ये देखकर तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा ना? हिनवू रोते हुए उससे कहता है कि नहीं हेइन ऐसा नहीं है। और हेइन कहती कि दुखी सिर्फ तुम नहीं थे, मैं भी दुखी थी, इसलिए मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ और नहीं बिता सकती। हिनवू उसे समझाने के लिए कुछ कह नहीं जाता है पर हेइन कह देती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, इसीलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। बताकर हेइन और ये सुनकर हिनवू दोनों ही बहुत सैड थे। सीन कट होता है अगले दिन हिनवू अपने डिवोर्स अटॉर्नी यानी यांग को लेकर हेइन के ऑफिस की ओर आता है। यांग कहता है कि जब तुम दोनों खुद ही डिवोर्स चाहते हो तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तो तुम एलिमनी के तौर पर कुछ भी नहीं लेने वाले। वैसे हेइन का वकील कौन है? हिनवू कहता है पता नहीं, मैं भी नहीं जानता उससे। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आती है और लिफ्ट में से बाहर आता है विंसेंजो कसानो। बाहर आते ही वो इन दोनों को देखता है। हिनवू और यांग तो उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ देर में हेइन भी लिफ्ट से बाहर आती है तो वो विंसेंजो के साथ अंदर चली जाती है। विंसेंजो अपने पुराने अंदाज में हेइन का बैग पकड़ के ले जाता है। यांग कहता है कि हेइन का अटॉर्नी यही होगा। हिनवू कहता है हाँ, तो इसमें क्या हुआ? यांग कहता है कि तू शायद इसे नहीं जानता, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है। हिनवू कहता है कि हमारी तरह ही कोई अटॉर्नी होगा। तो यांग उसे कहता है कि ये कौन है, इस बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं। कोई कहता है कि ये किसी कॉन्ग्लोमेरेट फैमिली का सबसे छोटा वारिस है, ये एक सोल्जर भी रह चुका है, इसे हमेशा स्पेशल मिशन के लिए भेजा जाता था। कोई कहता है ये किसी स्पेसशिप से आया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक वेयरवुल्फ है जिसका नाम है विंसेंजो और वो माफिया से बिलोंग करता है। तो इन सब नामों से सॉन्ग जुंग के पुराने मूवीज एंड सीरीज को इंडिकेट किया गया था, जैसे कॉन्ग्लोमेरेट फैमिली यानी कि रिबॉर्न रिच ड्रामा, सोल्जर
यानी डिसेंडेंट्स ऑफ द सन स्पेसशिप से आया हुआ यानी एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्पेस स्वीपर्स और वेयरवुल्फ इंडिकेट करता है सॉन्ग की वन ऑफ द बेस्ट मूवी ए वेयरवुल्फ बॉय। हिनवू कहता है कि अच्छा तो वो माफिया गेम इसका है। यांग कहता है कि अभी वो गेम वाला माफिया नहीं, ये असली का माफिया है, डॉन वाला माफिया, और ये इटली की माफिया का बॉस है जो खुद एक लॉयर भी है। मैंने सुना था ये इटली वापस चला गया था पर हेइन ने उसे अपना डिवोर्स अटॉर्नी बनाया है। ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये बातों से निगोशिएट नहीं करता, ये सिर्फ गन से निगोशिएट करता है और हेइन ने इसे बुलाया है, मतलब वो तुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है और वो तुझे माफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। और ऑनेस्टली कहूं तो तूने सच में उसके साथ बहुत बुरा किया है, उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया। हिनवू कहता है साले तूने ही तो कहा था। यांग कहता है मुझे लगता है कि हेइन ने विंसेंजो को तुझे मारने के लिए ही बुलाया है। ये सुनकर हिनवू तो इमेजिन ही करने लग जाता है इसमें विंसेंजो ने हिनवू के सर पे गन रखा हुआ था और उसे कह रहा था कि तुमने मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है जिसे सिर्फ डिवोर्स से तू ठीक नहीं कर सकता। तुमने जो ये एविल काम किया है उसके लिए तेरी सजा मौत है। हिनवू तो डरते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब यांग ने मुझे करने के लिए कहा था। यांग भी यही इमेजिन कर रहा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यांग कहता है कि यही उसका प्लान है पर हिनवू कहता है कि बकवास बंद कर और अंदर चल। यांग कहता है कि भाई प्लीज क्या मैं वापस जाऊं, मेरी फैमिली और मेरे बच्चे भी हैं। हिनवू कहता है कि जो चाहे वो कर ले। ये कहकर वो अकेले अंदर जाने लगता है पर यांग अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता, वो भी अंदर चला आता है। तो सभी की नजर विंसेंजो के सूटकेस पर थी। विंसेंजो सूटकेस ओपन करता है, फिर उन्हें कहता है कि पहली बात ये जान लो कि मैं यहाँ निगोशिएट करने नहीं आया हूँ। ये बोलकर वो सूटकेस उनकी ओर घुमा देता है, इससे दोनों की फटके चार हो जाती है। पर सूटकेस के अंदर देखने के बाद थोड़ा शांत होते हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डिवोर्स पेपर था पर इसे विंसेंजो ने बनाया था। कहता है देख लो ये वही डिवोर्स पेपर है ना जो मिस्टर बेकह्योन ने बनाया था। यांग पूछता है हाँ तो इसमें क्या गलत है। विंसेंजो कहता है कि डिवोर्स देने का रीजन देखो, इररिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस यानी कट्टर विरोधी मतभेद। यांग कहता है कि यही तो सबसे सिंपल रीजन है डिवोर्स लेने का। इस पे विंसेंजो कहता है कि मेरी क्लाइंट की ओर देखो, ये बहुत ही रिच है जो अपने गुड लुक्स के लिए जानी जाती है, मींस डिपार्टमेंटल स्टोर की सीईओ है। अगर डिवोर्स का रीजन आपसी मतभेद रहा तो पब्लिक मेरी क्लाइंट को घमंडी समझेंगे कि अब तो ये 1 ट्रिलियन क्लब की मेंबर भी बन चुकी है। तो इन उसे धीरे से बताती है कि अभी तक बनी नहीं हो। तो विंसेंजो कहता है कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ही दिन बाद आप 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो जाएंगी। तो बताओ लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। मिस हेइन घमंडी है और इनकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है। यांग कहता है फिर आप ही बता दीजिए क्या रीजन दे। विंसेंजो अपना टैब निकालता है, बताता है कि दोनों में दूरियां बढ़ गई उनकी बिजी शेड्यूल्स की वजह से। यांग कहता है पर दोनों साथ में एक ही घर में रहते हैं, जो सुनकर विंसेंजो से ऐसे घूरता है। यांग तो अपना सर नीचे कर लेता है। विंसेंजो कहता है कि आगे लिखना। दोनों ने अच्छे दोस्त बनकर रहने का डिसाइड किया है और एक दूसरे को बेस्ट विशेस दी है। पर हेइन उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने तो इसका भला नहीं चाहा है। विंसेंजो कहता है कि ये बस कहने की बात है, असल में तो कोई भी पति पत्नी एक दूसरे का भला नहीं चाहते। वो आगे कुछ कहने जाता है उससे पहले हिनवू कहता है कि आपको जो सही लगे वो लिख देना। विंसेंजो कहता है कि सोच लो, बाद में पछताना मत। हिनवू कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तो ये सारे रीजन झूठ है, असली रीजन तो हम में से किसी को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे सीन कट होता है, इनका डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है। हेइन घर आते हुए सनसेट को देख रही थी, अभी ओवरब्रिज में चलते हुए ट्रेन को देखकर उसे याद आता है 4 साल पहले ऐसे ही टाइम पर वो हिनवू के साथ उस ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। दोनों खिड़की के पास खड़े थे तो हेइन पूछती है कि आज अचानक ट्रेन से जाने का कैसे मन हुआ। हिनवू कहता है कि जब भी मेरा दिन थोड़ा खराब जाता है तो मैं इस ट्रेन में आ जाता हूँ। रीजन पूछने पर बताता है कि यहाँ लोगों को देखकर टाइम जल्दी पार हो जाता है, इसीलिए मैं शाम तक यहीं रहता हूँ। और आखिर में दोंगसान और हापजोंग स्टेशन के बीच देखने को मिलता है सियोल का सबसे ब्यूटीफुल सनसेट। ये बोलकर हेइन की आंखें बंद करता है और कुछ देर बाद अपना हाथ हटाता है। दोनों इस ब्यूटीफुल सनसेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हिनवू बताता है कि चाहे जितना भी बुरा दिन गया हो पर इस सनसेट को देखकर मैं वो सब भूल जाता हूँ और हैप्पीली घर लौटने का बहुत मन होता है। तो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले ब्यूटीफुल सनसेट को देखने लगते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेइन अपने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहती है, फिर अकेले एक पार्क में बैठकर हिनवू के सारे फोटोज एंड वीडियोस देख रही होती है जो सभी से उन दोनों जासूस ने भेजा था, जिसमें हिनवू राइस सूप पी रहा था, बेसबॉल खेल रहा था, फिर कार वॉश करने दी और इसी पार्क में दौड़ रहा था, फिर रात को फिर से राइस सूप पीने गया था, इसके साथ वो मीट भी खा रहा था, जिसे देख हेइन कहती कि ये फिर से राइस सूप पीने गया, आखिर ये खाना कितना ही टेस्टी होगा। पर ठीक है, हिनवू कम से कम अच्छे से खाना खाता है। फिर हिनवू का दौड़ता हुआ वीडियो देखकर कहती कि ये अच्छा दौड़ लेता है। पर इस पार्क में कपल्स को देखकर हेइन उसे बहुत ज्यादा मिस करती है, जिससे हमें समझ आता है कि हेइन ने जानबूझकर ही हिनवू को डिवोर्स दिया है ताकि अगर 2 महीने बाद हेइन को कुछ हो गया तो हिनवू ज्यादा दुखी ना हो। हिनवू के बेसबॉल वाली फोटो देखकर हेइन वहाँ पे पहुंच जाती है। वहाँ कुछ लोगों को देखकर कहती है आखिर इन्हें क्या मजा आता है यहाँ पे बेसबॉल को हिट करने में, तो वो भी बेसबॉल ट्राई करने आती है। तो यहाँ बॉल्स को हिट करके हेइन को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हेइन जाती है ग्रैंडमाज होम कुकिंग में, जहाँ हिनवू खाना खाने जाया करता था। उसी टेबल पर बैठती जहाँ हिनवू अकेले बैठा था, उसे याद ही कर रही थी कि तभी उसके पीछे वाले टेबल पे हिनवू यांग के साथ पहुंच जाता है। हिनवू की आवाज सुनकर हेइन थोड़ा नर्वस होती है पर वो उस पिलर के पीछे अच्छे से छुप जाती है। हिनवू से ऑर्डर लेने के बाद ओनर हेइन से ऑर्डर लेने आती है। हेइन बहुत ही धीरे से कहती कि राइस सूप और एक बोतल सोजू लाओ। यांग हिनवू से कहता है कि तू राइस सूप और सुंदे कभी खा नहीं पाता क्योंकि तेरी वाइफ को इसकी स्मेल पसंद नहीं थी। चलो अच्छा ही हुआ तो उस कैद से तो बाहर आ गया और अब तुझे डिवोर्स का फायदा भी हो गया। तू अब सब कुछ बेफिक्र होकर खा सकता है, कोई अब तेरा पीछा नहीं करेगा। तुझे भागकर उनके घर नहीं जाना पड़ेगा, उनके चक्कर में तुझे हमसे मिलने का टाइम ही नहीं होता था। तुझे चेयरमैन और तेरे सासू माँ के एक कॉल पे भागकर जाना पड़ता था। थैंक गॉड कि तू अब शांति से खा सकता है। उस फैमिली के झमेलों के चक्कर में तुझे किसी और से मिलने का टाइम तक नहीं मिलता था, इसलिए तुझे हमेशा डिनर अकेले करना पड़ता था। ये सब सुनकर हेइन को भी उसके लिए बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ पर मुझे यही लाइफ चाहिए था। यांग कहता है तू पागल है क्या, ऐसी गुलामी वाली जिंदगी तुझे कैसे पसंद आती है। वो कहता है पता नहीं यार, पर मैं बस हेइन के साथ रहना चाहता था और अब भी वही चाहता हूँ। जो सुन हेइन बहुत इमोशनल होती है तो दोनों ड्रिंक करते हैं। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। अब आगे इनकी कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे देखेंगे हम अगले पार्ट्स में।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।